हेलो एवरीवन। सो हमने चालू किया था कंज्यूमर सरप्लस चैप्टर 2 का यूनिट 2, राइट? सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू द क्लास सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो वी आर स्टडिंग चैप्टर 2 यूनिट 2 थ्योरी ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। उसके अंदर हमने 2.1 से लेकर 2.5 तक का पार्ट ऑलरेडी कवर किया है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर इसमें से कोई भी वीडियो आपने मिस किया होगा तो प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट, सो दैट आपको आगे की भी चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि आज जो हम कंज्यूमर सरप्लस देखने वाले हैं उसके अंदर मार्जिनल यूटिलिटी और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसका यहाँ पे रेफरेंस आने वाला है। तो अगर वो आपको नहीं ध्यान में आया तो फिर आपको लगेगा कि ये क्या उड़ती उड़ती बातें हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रही। तो प्लीज गो एंड वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट एंड देन कम टू दिस वीडियो। वो वीडियो कहाँ पे मिलेंगे आपको? तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी और साथ में इसके प्रीवियस वीडियोस की भी लिंक मिलेगी। तो वो प्रीवियस वीडियो पे जाओ, वो अगर नहीं देखा होगा आपने तो उसका प्रीवियस, ऐसे करके आप पूरा नेविगेट कर सकते हो, सिक्वेंशियली सारे वीडियोस देख सकते हो। वीडियोस के नाम में भी हमने पूरा सीक्वेंस इसके अंदर डाला हुआ है, ठीक है? चलो फिर आज हम स्टार्ट करने वाले 2.6 यानी कि कंज्यूमर सरप्लस। ये एक नया, मतलब सब पार्ट नया चालू होगा ये थोड़ा सा। इसके अंदर देखो, जैसे आपका ये हो जाएगा, एक सेकेंड। तो जैसे हमारा 2.6 कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा, उसके बाद में हम एप्लीकेशंस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस और फिर लिमिटेशंस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस पढ़ेंगे। तो ये तीनों भी क्या बोल सकते हैं, एक सब पार्ट है इस चैप्टर के, इस यूनिट के। ओके, सो वी विल स्टडी दिस इन अ ग्रुप। सो हमने कंटेंट लिखते टाइम पे भी वैसा गैप छोड़ के वो सब पार्ट सारे बनाए हैं वैसे। चलो, सो हेडिंग डालो 2.6 कंज्यूमर सरप्लस। चलो, ये हो गया हमारा 2.6 कंज्यूमर सरप्लस। सो व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर सरप्लस? तो बच्चों, सरप्लस यानी कि कुछ तो एक्स्ट्रा है ना। अब वो एक्स्ट्रा क्या है वो पता नहीं, बट सरप्लस यानी कि कुछ तो एक्स्ट्रा, और कंज्यूमर यानी कि वो बंदा जो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है। हमने ऑलरेडी कस्टमर और कंज्यूमर का डिफरेंस देख लिया था, क्या था? कस्टमर यानी कि कोई भी बायर, वो शायद आगे सेल करने के लिए भी बाय कर रहा होगा। जैसे होलसेलर, रिटेलर हो गए, वो लोग चीजें क्यों बाय करते हैं? ताकि हम आगे सेल कर सके। तो वो कस्टमर हो गए, लेकिन वो कंज्यूमर नहीं होते। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर यानी कि वो बंदा जो उसको कंज्यूम करता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, जो उसको कंज्यूम करने वाला है कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को। और उसके सरप्लस की बात कर रहे हैं, मतलब उसको कुछ तो एक्स्ट्रा मिल रहा है। अभी हमको ये देखना है कि क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है। जैसे मान लो ये मेरा वायरलेस माउस, एक समझो इसको। अब ये लाया हमने 350 रुपए का। अब ये जब मैंने बोला था ऑफिस में कि मुझे एक वायरलेस माउस चाहिए, उन्होंने लाया 350 का। मैंने यूज किया 2-4 दिन, बहुत अच्छा लगा। इसका स्क्रॉल का बटन अच्छा है, राइट क्लिक, लेफ्ट वगैरह सब अच्छा चलता है, ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, लैग नहीं आता। एग्जैक्टली वैसे चलता है जैसे मेरा वायर्ड माउस चलता है, करेक्ट। कुछ कुछ इसमें वायरलेस माउस में स्क्रोलिंग का प्रॉब्लम होता है, स्क्रोलिंग के बटन का, इसके अंदर नहीं है। तो जब मैंने यूज किया उसके बाद में, जब मंथली हम एक्सपेंसेस वगैरह देख रहे थे, उसके अंदर मैंने देखा कि ये कितने रुपए का आया। मैंने जब पूछा तो उसका वाउचर देखा मैंने, तो 350 का था। तो मैंने कहा अरे बहुत अच्छा मिला ये 350 रुपये में। ये अगर 500-600 में भी मिल जाता तो भी मैं ले लेता। मैं क्या बोला, ये 500-600 रुपये में भी मिल जाता, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि 600 रुपये में भी मिल जाता ये, तो भी मैं इसको ले लेता था। मुझे 350 में मिला, मतलब बहुत अच्छी बात हुई, बहुत सस्ते में मिला, बहुत अच्छे से मिला। इसके अंदर मैं दो प्राइस का, दो वैल्यूज का, दो अमाउंट्स का जिक्र कर रहा हूँ। एक तो 600, एक है 350। 600 के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि 600 भी रहता तो भी मैं ले लेता, मैं छोड़ता नहीं इस प्रोडक्ट को। इसी का मतलब ये होगा शायद कि अगर 650 का होगा तो मैं सोचता कि नहीं, 650 का है तो मुझे ये नहीं चाहिए, मैं कोई और दूसरा माउस ले लूंगा या फिर नहीं लूंगा। या 700 का है, 800 का है तो मैं नहीं लूंगा। मतलब मैं कितना प्राइस देने को रेडी हूं इसके लिए, ये माउस के लिए मैं 600 रुपीज देने को रेडी हूं। करेक्ट, आई एम विलिंग टू पे एंड आई एम ऑल्सो एबल टू पे। हाँ, डिमांड के अंदर
कोई भी इफेक्टिव डिमांड जब क्रिएट करने की बात होगी इफेक्टिव डिमांड की, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि वेदर आई एम विलिंग टू पे एंड वेदर आई एम एबल टू पे, राइट ना। क्योंकि अगर मेरे पास पैसा नहीं है और सिर्फ मैं ये इच्छा है मेरी कि मैं पे करता था, तो उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 600 रुपीज में देने के लायक भी था, काबिल था, मेरे पास पैसे थे और मैं देना चाहता भी था कि दे सकता था मैं। अगर वो दुकानदार मुझसे बोलता कि ये 600 रुपए का है, तो भी मैं वो दे देता था। लेकिन उसने कितना बोला मुझे? 350। मैंने 350 देके ये माउस ला लिया। इसी का मतलब क्या हुआ? आई वॉज रेडी टू पे 600 रुपीज, but I have actually paid only 350 rupees, right? Getting me? I am actually paid 350 rupees, right? But actually I was willing to pay and I was able to pay 600 rupees. तो ये जो गैप है 600 और 350 का बीच का, ये है कंज्यूमर सरप्लस। एक तरीके से ये मेरा प्रॉफिट हुआ ना। मान लो वो अगर मुझे बोलता 600 दे दो, तो मैं देने को रेडी था, बट मुझे लगे कितने? 350। मतलब एक तरीके से मैंने 250 रुपए, मेरा सरप्लस है, 250 रुपए मेरे बच गए यहाँ पे, राइट। अगर ये मेरी बात उस दुकानदार को या उस कंपनी को पता चलती कि मेरा कंज्यूमर तो 600 रुपए देने को रेडी है और वो लोग उतना चार्ज करते, तो मुझे एक्चुअली देने पड़ते 600 रुपए, राइट। बट क्योंकि उन्होंने मुझसे 350 ही रुपए लिए, तो मेरे 250 रुपए बच गए। ये मेरा एक तरीके से क्या है? कंज्यूमर सरप्लस है। सो व्हाट इज द कंज्यूमर सरप्लस? तो कंज्यूमर सरप्लस इज द गैप बिटवीन या द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट विच अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे, या बोलो विलिंग टू पे एंड एबल टू पे, करेक्ट, जितना वो पे कर सकता है माइनस द अमाउंट ही एक्चुअली पेज। आ रहा है ध्यान में? सिंपल कॉन्सेप्ट है। जितना वो पे कर सकता है उसमें से माइनस कर दो जितना उसने एक्चुअली पे किया। कभी कभार उल्टा हो सकता है, क्या माइट भी, कि 600 रुपए का है और मतलब मुझे लग रहा है कि ये 600 रुपए वर्थ का है, और वो मार्केट में जाके मुझे प्राइस पता चलती है उसके 800 रुपए। अब मैं लूंगा कि उसको? आई विल नॉट बाई इट, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये तो 600 रुपए का वर्थ है इसका, और इसको इसके लिए मुझे पे करने पड़ रहे हैं 800 रुपए, तो आई विल नॉट पे फॉर इट। मैं बोला छोड़ दो, ये ज्यादा महंगा है। कभी कभार हम ये बोल के छोड़ देते हैं ना प्रोडक्ट। ऐसा नहीं होता है कि उसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हम उसी जगह पे कोई, उसी दिन उसी टाइम पे कोई दूसरी चीज लेके आएंगे जो शायद 5-6 हजार की, 10 हजार की भी होंगी। सो वी कैन अफोर्ड इट, बट हमको लगता है कि उस प्रोडक्ट की वर्थ उतनी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप हेडफोन देखने गए मार्केट में, हेडफोन नॉर्मल वायर्ड हेडफोन, आपको उसने कुछ हेडफोन बताया, आपको वो 500 रुपए का बताया उसने। आप बोलेंगे अरे सर ये हेडफोन तो सादा है, ये तो मुझे 250 रुपए में, 200 रुपए में मिल जाना चाहिए। अब वो बोला नहीं नहीं मैं तो 500 में बेचूंगा। आप शायद वहां से नहीं लोगे वो। हो सकता है उसकी बाजू वाली दुकान से आप वायरलेस हेडफोन या ब्लूटूथ स्पीकर, ब्लूटूथ हेडफोन जो बोलते हैं अपन, वो लेके आओगे, शायद वो 1,500 के भी होंगे। तो इसका मतलब आप 500 रुपए देने के लिए आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्या? वो 500 रुपए नहीं थे क्या आपके पास? थे आपके पास। यू कुड हैव अफोर्ड इट, राइट। यू वेर एबल टू पे फॉर दैट, बट यू वेर नॉट विलिंग टू पे फॉर इट, क्योंकि आपको लग रहा है वो हेडफोन देख के आपको उसकी वर्थ उतनी नहीं लग रही है, करेक्ट। तो वहां पे क्या बोला जाएगा? उसका उल्टा, कंज्यूमर सरप्लस के उल्टा कंज्यूमर डेफिसिट है वहां पे। जितना वो पे करना चाहता है उससे ज्यादा प्राइस है, तो वो नहीं लेगा उसको। तो कंज्यूमर विल बाय ओनली इफ व्हाट इज गेटिंग इज मोर देन व्हाट इज एक्चुअली पेइंग। वो जितना पे कर रहे हैं उससे उसको ज्यादा अगर मिल रहा है तभी वो बाय करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा बाय, राइट। सो लिखो आगे, कंज्यूमर सरप्लस कंज्यूमर सरप्लस is the difference between what a consumer is willing, what a consumer is willing and able to pay, willing and able to pay, करेक्ट। what a consumer is willing and able to pay, उसके बीच में, और what he actually pays, उसके बीच का जो डिफरेंस है, and what he actually pays, what he actually pays,
ठीक है, तो दो पार्ट बनते हैं इसके अंदर, अंडरलाइन कर लो। व्हाट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू पे, ये एक पार्ट बनता है, और दूसरा है व्हाट ही एक्चुअली पेज। करेक्ट। तो अगर मैं फॉर्मूला के टाइप में लिखूं तो कंज्यूमर सरप्लस विल बी, कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू प्राइस दैट a consumer is ready to pay, is ready to pay minus the price he actually pays, actually। माइनस द प्राइस ही एक्चुअली पेज, इसको हम दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं, उसको जो मिल रहा है वो उसकी वैल्यू है। कई बार आपने सुना होगा कि व्हाट इज द कॉस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एंड द कॉस्ट। कई बार ये बिजनेस सेमिनार्स या ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं, बिजनेस कोचेस वगैरह, ये इसके अंदर ये बोलते हैं कि यू शुड ऑफर मोर वैल्यू टू योर कंज्यूमर देन व्हाट यू आर एक्चुअली चार्जिंग फ्रॉम हिम। तो वैल्यू मतलब जो कंज्यूमर को मिलता है। देखो कोई भी प्रोडक्ट है ना, कोई भी प्रोडक्ट है, उसको देखने के दो नजरिए। एक नजरिया है सप्लायर का, एक नजरिया है सप्लायर का, और एक नजरिया है कंज्यूमर का। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, उससे आपको ध्यान में आएगा। ये एक आदमी है, ये ना कुछ नहीं कर पाता था जिंदगी में, ना इसको जॉब थी, ना इसने पढ़ाई करी थी, कुछ नहीं किया था इसने। सब इसको नाम रखते थे, सब इसको गालियां देते थे, किसी को इज्जत नहीं करता था। ये नाराज हो गया, ये जंगल में गया। ठीक है, जंगल में एक अच्छी सी कुटिया बनाई, और वहां पे रह के ये रोज अपना भगवान का ध्यान करने लग गया, भक्ति भाव से वहीं पे बैठ के अपना वो जाप करने लग गया भगवान का। 12 साल इसने वहीं पे रह के सब कुछ ये किया। फिर उसको भगवान प्रसन्न हो गए, वो आ गए, उसने उन्होंने बोला कि बेटा जो चाहिए वो मांग तेरे को। इसको क्या बोला, जो चाहिए वो मांग। ठीक है, मैं तुझे, तू जो बोलेगा वो मैं कर दूंगा, तेरी इच्छा मैं पूरी कर दूंगा। भगवान इसके सामने प्रकट हुआ। अब भगवान सामने आने के बाद में इसमें क्या मांगना चाहिए, वो पूरी दुनिया मांग सकता है, कुछ भी मांग सकता है, बट इसने बोला कि ये देखो मेरे गांव वाले पूरे मुझे गालियां मारते, मुझे बेइज्जती करते, मुझे ऐसी कोई कला चाहिए जो किसी के पास नहीं है। तो ये सोचने लग गया क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए। तो इसको ध्यान में आया कि मेरा गाँव जो, इसके बाजू से एक नदी जाती है। करेक्ट। और वहां से जाना, आने जाने के लिए सबको परेशानी होती है। वहां पे जिसको भी जाना है वो अपना बोट में बैठ के वगैरह जाता है, उनको 10-20 रुपए 25 रुपए देने पड़ते, उससे वो जाते। तो इसने बोला कि भगवान मुझे ऐसा ऐसा वर दो, मुझे ऐसी, मुझे मेरी इच्छा ग्रांट करो कि मुझे पानी पे से चलते आना चाहिए। क्या बोला इसने, पानी पे से चलते आना चाहिए। तो भगवान बोले ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने बोला भी एक बार कि इसका कोई तेरे को ज्यादा यूज नहीं है इसका, बट ये बोला नहीं नहीं मुझे चाहिए तो ये चाहिए। भगवान बोले कुछ अच्छा मांग ले, कुछ पानी पे चल के क्या कर लेगा तू। बोली नहीं, मुझे सब लोग गालियां देते हैं, मुझे कोई इज्जत नहीं करता, मैं उनको जाके मैजिक बताऊंगा, मैं दिखाऊंगा उनको कि मैं कितना भारी हूँ। क्या करे इसने, 12 साल तपस्या करी, 12 साल। और 12 साल तपस्या करके क्या मांग लिया इसने, कि मुझे पानी पे चलने का ये दे दो, विश मेरी ग्रांट कर दो, पानी पे चलने की पावर दे दो मुझे। भगवान ने बोला ठीक है, नहीं मानता है तो ले ले। एट द एंड भगवान ने बोला था कि तुझे जो चाहिए वही दूंगा मैं। तो इसने बोला ठीक है, भगवान ने बोला तथास्तु, तू आज से पानी पे चल सकता है। ये एकदम खुश हो गया, ये गाँव गया, गाँव जाके अपना सब लोगों को इकट्ठा किया, 1000 लोगों को। उनको बोला कि देखो मैं आपको एक मैजिक बता रहा हूँ अभी। सब लोगों ने बोला क्या बात है क्या बात है, ये एक तो 12 साल गायब था, एक तो पागल आदमी, कुछ काम नहीं करता था, कुछ नहीं, एकदम से 12 साल गायब होगा, और आने के बाद में बोल रहा मैजिक बताऊंगा। सब लोग आ गए देखने को। सब लोग जब आए देखने को तो इसने बोला देखो मैं अभी मैजिक दिखा रहा हूँ, सब लोग देखो मेरी तरफ। और इसने फिर क्या किया, डायरेक्टली पानी में जाने लग गया। लोग चिल्लाने लगे अरे पागल क्या कर रहा है, सुसाइड कर रहा है क्या, मत कर, ये मत कर, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे तेरे को, पागल मतलब पागल नहीं बोलेंगे, सब लोग ठीक से बात करेंगे तुझसे, ये मत कर। ये सब लोग चिल्ला रहे वहां से, बट ये सुन रहा नहीं, जाते जाते भागते भागते गए। और सडनली जब वो पानी पे से चलना चालू कर दिया उसने और उधर की साइड पहुंच गया, तो लोग एकदम हक्के बक्के रह गए, अरे ये क्या हो गया। राइट। लोग क्या बोले, ये क्या हो गया, अरे ये बहुत ही अजीब है। इसको लग गया कि अभी
ये आदमी जो था इसको लग गया कि अब लोग तो अपने पैर पड़ना चालू कर देंगे, क्योंकि बहुत भारी चीज करके दिखाई ना, पानी पे चलना किसी के लिए पॉसिबल नहीं। लोगों ने थोड़ी देर बहुत उसको हक्के बक्के हो गए, उसको बहुत मतलब प्रेस किया कि बहुत अच्छी चीज है, बहुत तालियां बजाई है वो सब कुछ। लेकिन 2 दिन के बाद में लोग इस चीज को भूल गए। क्यों? ये आदमी को लग रहा था कि ये जो मेरी क्वालिटी है इतनी जबरदस्त है कि मैं पूरी दुनिया में भारी रहूंगा, सब लोग मेरे पैर पड़ेंगे क्योंकि मेरे पास ये जादू आ गई, सब लोग मेरे दीवाने हो जाएंगे। लोग 2 दिन में ये चीज भूल गए। क्यों? क्योंकि लोगों को ये मालूम है कि ये नदी से पार करना, ये नदी पार करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक बोट चाहिए, वो बोट वाले को कितने रुपए देने पड़ते हैं, 10 रुपए देने पड़ते हैं। तो लोगों ने ये परसीव किया कि भाई इसने 12 साल रह के जो काम किया है वो हम कितने रुपए में अचीव कर सकते हैं, वो हम 10 रुपए में अचीव कर सकते हैं। आ रहा है क्या ध्यान में आपको? प्लीज समझो इस चीज को। इसका ये जो आदमी है इसके लिए ये क्वालिटी बहुत जबरदस्त थी। इसने ये सोचा कि अरे मुझे पानी पे चलने की कला आ गई। करेक्ट, पानी पे चलना में मतलब ये मैजिक, ये पावर मेरे पास है। बट लोगों ने ये सोचा कि ये सिर्फ 10 रुपए बचाने की पावर है, कि इसके अंदर क्या बच रहा है, इसके 10 रुपए बच रहे हैं और ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मैं भी तो बोट से जा ही सकता हूँ वहां पे। और करना क्या है इस चीज का, कोई वैल्यू क्रिएट नहीं हो रही। तो इस तरीके से कोई भी चीज अगर होती है ना, कोई भी प्रोडक्ट बनता है, कोई भी सर्विस बनती है, उसके दो व्यू पॉइंट्स होते हैं, उसके दो नजरिए, दो अप्रोचेस होते हैं। उसमें से एक होता है सप्लायर का नजरिया, एक होता है कंज्यूमर का नजरिया। कई बार जो बिजनेसेस फेल होते हैं ना, वो ये सोच के फेल नहीं होते, उनको ये पता नहीं रहता कि ये मैं फेल होने वाला हूँ, वो ऑब्वियसली चालू ऐसे ही करते कि मैं दुनिया भर में फेमस हो जाऊंगा, मेरा प्रोडक्ट पूरा इंडिया में तो यूज करेंगे लोग, इंडिया के बाहर भी बेचेंगे। इसी विजन के साथ में बिजनेसेस बनते, बट वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि सप्लायर का देखने का नजरिया बहुत अलग होता है अपने प्रोडक्ट की तरफ, और कंज्यूमर का उस प्रोडक्ट की तरफ देखने का नजरिया बहुत अलग होता है। यहाँ पे जैसे इस एग्जांपल में ये आदमी ने 12 साल तपस्या करके पानी पे चलने की कला मांग ली भगवान से, उसका उसका ये उसको ये परसीव कर रहा है, वो उसका ये नजरिया कि ये कितना जबरदस्त है, मैं पानी के ऊपर चल पा रहा हूँ। और लोगों का इसकी तरफ देखने का नजरिया कि जो बोट से हम जा रहे हैं 10 रुपए देके, वो जाने की जरूरत नहीं, ये बंदा डायरेक्टली चल के जा सकता है, तो ये 10 रुपए की आर्ट सीख लिया, राइट। तो कई बार ये प्रोडक्ट्स के बारे में भी होता है कि कंज्यूमर बड़े शौक से बड़ा रिसर्च करके कुछ तो प्रोडक्ट निकालते हैं, उनको लगता है कि मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, मैं कंज्यूमर के लाइफ में ये बदलाव लाऊंगा, बट कंज्यूमर को उसके अंदर वैल्यू नजर ही नहीं आती, तो फिर वो बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। उसी टाइम पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनेंगे जिसके अंदर सप्लायर को या मैन्युफैक्चरर को ज्यादा कॉस्ट नहीं आएगी, सस्ते में बन जाएगा, वो उसको ऐसा लगेगा कि ठीक है यार नॉर्मल प्रोडक्ट है। लेकिन कंज्यूमर का वो इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा कि उसके लिए उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा रहेगी। तो आ रहा है डिफरेंस समझ में, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड वैल्यू। सप्लायर की नजर से वो जो भी प्राइस चार्ज करता है वो है कॉस्ट, और कंज्यूमर को जो मिलता है, वो जो परसीव करता है ना, उसको जो फील होता है कि यार ये प्रोडक्ट लेके मुझे इतना, मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मुझे ये कंफर्ट मिला, मुझे ये फैसिलिटीज मिली, मेरा ये काम आसान हो गया, मेरी लाइफ इस तरीके से बदल गई, ये जो इसको मिलता है ना, ये होती है वैल्यू। ये क्या होती है? वैल्यू। सिंपली एक चीज समझो, एबीसी 3 लोग हैं, तीनों ने भी कार परचेस करी, ठीक है, तीनों ने कार परचेस करी। ए ये कार यूज कर रहा है अपने वर्क पे, काम पे जाने के लिए, जो इसको डिस्टेंस जाना था 10 किलोमीटर। अब कार तीनों ने सेम खरीद ली, तीनों ने भी 10 लाख रुपए की कार खरीदी, ठीक है, तीनों ने। ए ने क्या करा, 10 किलोमीटर जो दूर था उसका मतलब वर्किंग प्लेस, उसकी कंपनी, वहां पे आने जाने के लिए यूज करी, जिसके लिए पहले वो ओला उबर यूज करता था, जिसका उसको जाने का खर्चा आता था 200 रुपए, आने का खर्चा आता था 200 रुपए, कुल मिला के रोज के 400 रुपए। ऐसे सैटरडे से छुट्टी वगैरह छोड़ के महीने भर के अंदर वो लगभग 20 दिन जाता था सारी छुट्टियां वगैरह छोड़ के। तो उसने महीने के उसको 8 हजार रुपए का खर्चा होता था। अभी उसने कार खरीद ली, अभी उसका सिर्फ पेट्रोल है, पेट्रोल का खर्चा हो रहा है इसका 3 हजार रुपए। तो अभी एक तरीके से उसने 5 हजार रुपए का फायदा कर लिया, कार परचेस करके इसको 5 हजार रुपए का मंथली फायदा हो गया, मतलब सालाना 60,000 रुपीज का उसका पेट्रोल का कॉस्ट बच गया। ये आ गया ध्यान में आपको? हाँ, वो कार का ईएमआई वगैरह अभी के लिए अलग से, वो अब बाजू में रखो अभी, क्योंकि वो तो तीनों को भरना है, ए को भी, बी को भी और सी को भी। तो अभी करंटली हम ये देखेंगे उनके एग्जिस्टिंग, उनको वैल्यू कितना मिल रहा है। तो ए की नजर में इसकी वैल्यू है महीने की 5 हजार रुपए, यानी कि सालाना 60 हजार रुपए की वैल्यू क्रिएट कर रही है वो कार। वही ये जो बंदा है बी, इसका जो वर्किंग प्लेस था इसके घर से बहुत दूर था,
ये था लगभग 30 किलोमीटर दूर। इसको ओला उबर को भी पैसे देना पड़ते। दूसरा इसको ये भी प्रॉब्लम होता था कि अगर टाइम पे ओला उबर नहीं मिली और ट्रैफिक लगी, फिर आने जाने में देरी होती थी। अगर उसको कंपनी में काम करते टाइम पे लेट हो गया तो ओला उबर नहीं मिलती थी कभी कभार, तो 30 किलोमीटर आना उसके लिए बहुत मुश्किल होता था। तो उसको ओवरऑल सिर्फ पैसे का प्रॉब्लम नहीं था, उसके साथ साथ में उसको ये भी दिक्कत थी कि मुझे कभी कभार ओला उबर नहीं मिली तो मैं क्या करूंगा, फिर उसको किसी कलीग के साथ आना पड़ता था, फिर कभी सिटी ट्रांसपोर्टेशन के साथ में, मतलब वो जो सिटी बस वगैरह रहती है उसके अंदर आना पड़ता था, या फिर किसी के भी हाथ पैर पड़ के फिर एक्स्ट्रा कॉस्ट देके आना पड़ता था। तो बी को जो महीने का खर्चा आता था ना आने जाने का, वो था 20,000। इसके अंदर उसने कार ले लिया, उसकी वजह से उसको खर्चा आ रहा है मान लो 8,000 रुपए। तो इसको वो एक 12,000 रुपए बच गए इसके। और दूसरा इसको फायदा हुआ कि इसको एक शांति अभी कि हाँ मुझे आने जाने का कोई टेंशन नहीं है, जब मैं चाहूँ तब जा सकता हूँ, जब चाहिए तब मैं आ सकता हूँ। मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं कि ऑफिस पे मुझे लेट हो गया तो फिर मुझे गाड़ी नहीं मिलेगी, या किसी दिन मुझे जल्दी जाना है तो गाड़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका दूर है ना। 5-10 किलोमीटर आदमी एडजस्ट कर लेगा। कार नहीं रही टू व्हीलर पे जाएगा, टू व्हीलर नहीं रही किसी को बोल देगा, उतना एडजस्ट हो जाएगा, नहीं तो ऑटो में चला जाएगा। पर 30 किलोमीटर इज अ बिग डिस्टेंस, ऑटो वगैरह तो जाएगा नहीं वहां पे, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता है बी को। बट वही ये जो बनता है सी, इसने एक काम किया, इसने बोला कि ना मैं जॉब कर, मतलब मैं कुछ ये करूंगा, मतलब आने जाने के लिए यूज नहीं करूंगा मैं इसको, आना जाना तो मेरा वैसे भी चालू है नॉर्मली, मैं इसको रेंट पे चढ़ा देता हूँ मैं इसको। इसने क्या करा, एक कंपनी को वो रेंट पे चढ़ा दिया कि कंपनी वाले बहुत बार एम्प्लॉयज को भेजते हैं ना गाड़ी आने जाने के लिए, तो इसने बोला कि ये मेरी गाड़ी रेंट पे ले लो आप। इसको मिले 25,000 रुपए पर मंथ का रेंट मिला इसको कंपनी से। तो देखो कार एक ही है, ए ने कितने का फायदा लिया 5,000 का, बी ने कितने का फायदा लिया 12,000 का, और सी ने फायदा लिया 25,000 का। तो हर एक आदमी उस प्रोडक्ट से कितना वैल्यू डिराइव करेगा वो उसके ऊपर डिपेंड। करेक्ट, वो सप्लायर के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो सप्लायर जब भी प्रोडक्ट के बारे में सोचता है, वो सोचता है उसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी लगेगी, उसको डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट कितनी लगेगी, मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट ये सब मिला के मुझे कितना कॉस्ट लगेगा, उसके ऊपर मेरा कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट में ऐड करूंगा और मैं डिसाइड करूंगा मेरी प्राइस। लेकिन कंज्यूमर हमेशा वो प्रोडक्ट लेके उसको क्या फायदा होने वाला है उसके बारे में सोचता है। तो देयरफॉर देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एंड द कॉस्ट। ठीक है, तो इसके लिए दूसरे तरीके से हम ये लिख सकते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू वैल्यू माइनस कॉस्ट। वैल्यू मतलब क्या, कंज्यूमर को कितनी वैल्यू मिली उससे, कंज्यूमर को क्या लगता है प्रोडक्ट का वर्थ क्या है, राइट। कंज्यूमर को उसका प्रोडक्ट का वर्थ क्या लगता है, माइनस उसको कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ी। उसको और तरीके से बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट की वर्थ क्या है, प्रोडक्ट की वर्थ मतलब भी वैल्यू ही होता है। प्रोडक्ट की वर्थ माइनस प्रोडक्ट की प्राइस। प्राइस कॉस्ट एक ही है सब, प्रोडक्ट की प्राइस। और उसको एक तरीका है बोलने का जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं इस इकोनॉमिक्स के अंदर, इस यूनिट के अंदर, और हमेशा आगे चल के जो क्वेश्चंस वगैरह भी आएंगे उसके अंदर। कंज्यूमर सरप्लस मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, जो कंज्यूमर को मिलने वाली है वो यूनिट लेके मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस। हमने यूटिलिटी के चैप्टर में, मतलब यूटिलिटी का जब पढ़ रहे थे हम लोग पार्ट, एक मिनट, हाँ, यूटिलिटी जब अपन पढ़ रहे थे वहां पे भी हमने देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी मतलब वो एडिशनल यूनिट लेके उसको कितनी यूटिलिटी मिल रही है, मतलब एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन कितना है उसका, एक तरीके से वो उसकी वैल्यू है। उसके हिसाब से उसके माइंड में साइकोलॉजिकली उस प्रोडक्ट को वो उतनी वैल्यू से देख रहे हैं कि इतनी वैल्यू मिलेगी मुझे ये प्रोडक्ट लेके। तो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब उस प्रोडक्ट से मिलने वाली उसको कितनी वैल्यू है, वो है मार्जिनल यूटिलिटी माइनस द प्राइस विच इज एक्चुअली, मतलब ही इज एक्चुअली पेइंग द प्राइस, राइट। वो तो मार्जिनल यूटिलिटी अगर ज्यादा है तो कंज्यूमर सरप्लस रहेगा, बराबर। मार्जिनल यूटिलिटी अगर मान लो, मार्जिनल यूटिलिटी को मैं पैसे के फॉर्म में बोलूं तो पैसे के फॉर्म में मान लो मार्जिनल यूटिलिटी 100 है और उसको एक्चुअली 50 ही पे करने हैं या 60 पे करने हैं, ऐसा पकड़ो 60 पे करने हैं, तो उसको 40 का कंज्यूमर सरप्लस मिल रहा है। तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट की वर्थ है 100 रुपीज, उसको पे करना पड़ेगा 60, तब वो पे करेगा। अगर उसको लग रहा है प्रोडक्ट का वर्थ है 40 और उसको पे करना है 60, तो वो पे नहीं करेगा इसको।
आ रहा है क्या ध्यान में, वो इसको पे नहीं करेगा. सो दिस इज द फॉर्मूला विच वी विल बी एक्चुअली यूजिंग. कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस. मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस. राइट, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे. कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस. तो कब तक कंज्यूमर बाय करेगा कोई भी प्रोडक्ट, जब तक उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो मिल रही है उससे वो ज्यादा है. राइट, चलो तब तक वो यूज करेगा. चलो तो देखो ये मॉड्यूल आपके पास अगर मॉड्यूल आ गया तो वहां पे चालू कर दो मॉड्यूल और उसके अंदर आप ये नोटिंग करते जाओ. देखो कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस वाज प्रोपाउंडेड बाय अल्फ्रेड मार्शल. तो ये कंसेप्ट अल्फ्रेड मार्शल का है. कंज्यूमर सरप्लस इज अ मेजर ऑफ वेलफेयर दैट पीपल गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज. कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करके जो कंज्यूमर को वेलफेयर मिल रहा है उसको अगर मेजर करें, हम उसको मेजर करना पड़ेगा. मेजर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कंज्यूमर surplus. It measures the benefits buyers receive from participating in a market. This concept occupies an important place not only in economic theory but also in economic policies of government. तो economic policies में भी फायदा है इसका गवर्नमेंट की, and in the decision making of business firms. ठीक है. The demand for a commodity depends on the utility of that commodity. किसी भी commodity की डिमांड जो है वो commodity की utility पे डिपेंड करती है. utility of that commodity to a consumer. इफ अ कंज्यूमर गेट्स मोर यूटिलिटी, यहाँ से यहाँ पे वर्ड जो यूज हो रहा है यूटिलिटी है, बट आप यहाँ पे हमेशा ये समझना मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, टोटल नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी. सो द कंज्यूमर गेट्स मोर यूटिलिटी फ्रॉम अ कमोडिटी, ही वुड बी विलिंग टू पे अ हायर प्राइस. वो ज्यादा प्राइस देने के लिए रेडी रहेगा उसके लिए. एंड वाइस वर्सा. The willingness to pay of each individual consumer based on his utility determines the demand curve. When price is less than or equal to the willingness to pay, मतलब प्राइस ये कम है. When the price is less than or equal to, कम है या equal to, किसके साथ equal to, willingness to pay, मतलब marginal utility के साथ में. मतलब इनका ये बोलना है यहाँ पे, ऐसे लिख लो यहाँ पे, MU is either more than और equal to price. ऐसा जब है तब क्या होगा देखो, द पोटेंशियल कंज्यूमर परचेसेस द गुड्स. ऐसा जब होगा तो यहाँ पे परचेस होगा, यहाँ पे क्या होगा, परचेस होगा. अगर एमयू ये कम रहेगा ना, मार्जिनल यूटिलिटी अगर कम है प्राइस से, इट इज लेस देन प्राइस, तो ही विल नॉट परचेस इट. ही विल नॉट परचेस, नॉट परचेस. करेक्ट. चलो, it is common knowledge that consumers generally are ready to pay more. ready to pay more, कब ready to pay more रहेंगे, for certain goods than what they actually pay for them. जैसे मैंने अभी माउस का एग्जांपल लिया था कि मैं बोल रहा था कि इसको मैंने 350 पे किया, बट आई एम रेडी टू पे 600 रुपीज. तो आई एम रेडी टू पे 600, बट आई एम एक्चुअली पेइंग 350. आ रहा है ध्यान पे आपको. चलो, द एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मतलब क्या, यूटिलिटी, द एक्स्ट्रा मार्जिनल यूटिलिटी. This extra satisfaction which consumers get from their purchases of a good is referred to as consumer surplus. इसी को बोला जाता है consumer surplus. एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मतलब consumer surplus. ये आपको इसमें भी आ सकता है, क्या बोल सकते हैं, एमसीक्यू में भी आ सकता है कि कंज्यूमर को जो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं. तो यू विल से कंज्यूमर सरप्लस. टू कंज्यूमर सरप्लस बाय अल्फ्रेड मार्शल. Consumer surplus is defined as the difference between the total amount that consumers are willing and able to pay for a good or service indicated by the demand curve and the total amount that they actually do pay. जितना उनको actually pay करना पड़ता है, that is the market price. Marshall defined the concept of consumer surplus as the excess of the price. समझो इस डेफिनेशन को क्या है, as the excess. ये एक पार्ट excess. किसका excess है, excess मतलब एक्स्ट्रा. ठीक है, एडिशनल. एक्सेस मतलब ज्यादा. तो क्या ज्यादा है, एक्सेस ऑफ द प्राइस
विच अ कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू पे रादर देन गो विदाउट अ थिंग। गो विदाउट अ थिंग मतलब बाय नहीं करेगा वो। जैसे आप दुकान पे जाते हो, आप किसी मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रीट शॉपिंग करते हैं ना, फैशन स्ट्रीट वगैरह अगर गए आप कभी, तो वहां पे आप किसी टी शर्ट को, आपको टी शर्ट आपको पसंद आ गया, आपने पूछा उसको कितने का है, वो शुरुआत में बहुत फॉर्म में रहेगा, बोले 1000 रुपए का है। आपको भी मार्केट पता है, आप चालू करोगे 50 रुपए से, वो बोलेगा 1000, आप बोलेगे 50, फिर वो बोलेगा नहीं नहीं 900, आप बोलेंगे 100 रुपए, फिर वो बोलेगा 800, आप बोलेंगे रहने दो आपके पास। आप निकलोगे वहां से, इसका मतलब क्या होगा एक तरीके से कि मैं नहीं पे करना चाहता, फिर वो आपको बुलाएगा नहीं 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 नहीं, थोड़ा कम करता हूं मैं और 500 में ले लो। आपको भी पता है कि 100 में तो नहीं मिलेगा, आप बोलेगे नहीं चलो मैं 150 देता हूँ, वो बोलेगा कि चलो 300 ले, ऐसा करते 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 200 की प्राइस पे दोनों में टिके हुए। वो बोल रहे कि मैं 150 में नहीं दूंगा, आप बोल रहे मैं 200 का नहीं लेता, आप बोल रहे कि मैं निकल जाऊंगा अभी, 150 रुपए में देने तो मैं निकल जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया 150 रुपए के ऊपर आप नहीं देना चाहते, यू विल गो विदाउट दैट प्रोडक्ट बट यू विल नॉट पे द हायर प्राइस। इसका मतलब ये हो गया राइट, रादर देन गो विदाउट अ थिंग ओवर दैट। मतलब ये जो एक्सेस है ना, ये एक्सेस कैसे कैलकुलेट करना है ये बोल रहे हैं अपन। ये एक्सेस कैसे देखना है आपको, द प्राइस विच अ कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू पे रादर देन गो विदाउट अ थिंग। यहां तक एक पार्ट हो गया इसका। ओवर, इससे ज्यादा, ओवर दैट। अब क्या है? ये एक पार्ट हो गया। अब ये जो है चीज कि आप कितना पैसा दे सकते हो, ये किससे ज्यादा होनी चाहिए, द प्राइस विच आर एक्चुअली पेइंग। ऐसा अभी के लिए मान लो कि प्राइस विच अ कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू पे रादर देन गो विदाउट अ थिंग, तो मेरा माउस का मैं 600 रुपए दे सकता हूँ, 600 के ऊपर मैं नहीं दे सकता, ये 600 है। तो आगे दिया ओवर दैट विच ही एक्चुअली डज पे, एक्चुअली डज पे कितना है 350, तो 600 माइनस 350 यानी कि 250 क्या हो गया मेरा, 250 इज माई एक्सेस, 250 इज माई एक्सेस, मतलब मेरा ये क्या है, कंज्यूमर सरप्लस है। आ रही डेफिनेशन ध्यान में, चलो। Thus, consumer surplus is equal to what a consumer is ready to pay minus what he actually pays. The concept of consumer surplus is derived from the law of diminishing marginal utility. As we know, according to the law of diminishing marginal utility, the more of a thing we have, the lesser the marginal utility it has. है ना, जितना ज्यादा यूनिट कंज्यूम करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी उतनी कम कम होती है। एमयू हमने पहले देखा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर, कि जितना एक यूनिट बढ़ा रहे थे, उतना एमयू कम 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 होते जा रही थी, बराबर। चलो, तो हमने वो भी एक डेफिनेशन देखी थी इसके अंदर की, कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस, बराबर। In other words, as we purchase more of a good, its marginal utility goes on diminishing. The consumer is in equilibrium. ये यहाँ पे पढ़ रहे हैं अपन, the consumer is in equilibrium when the marginal utility of a good is equal to its price. Correct? MU is equal to price जब होगा, MU is equal to price जब होगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, कंज्यूमर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या होगा यहाँ पे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लिख लो आप वहां पे, it will be consumer equilibrium. The consumer is in equilibrium when the marginal utility of a good is equal to its price. कर लो इसको अंडरलाइन, that is he purchases that many number of units of a good at which the marginal utility is equal to price. It is assumed that perfect competition, हाँ ये ठीक है, perfect competition का भी कोई संबंध नहीं है, आप ये आप इसको इग्नोर मार दो, अभी आगे चल के आएगा ही, अगले चैप्टर्स में आएगा परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है क्या नहीं, सब कुछ। Since the price is the same for all units of the good he purchases, he gets extra utility for all units consumed by him except for the one at the margin. This extra utility or extra surplus for the consumer is called consumer surplus. इतना ये जो दो तीन लाइनें ये नहीं भी समझोगे टेंशन मत लो, ये मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। ये एक टेबल है, ये अपन बना लेंगे अभी, ठीक है। ये 7 यूनिट है अलग अलग अलग, ये एक के बाद एक कंज्यूम करना चाहता है वो कंज्यूमर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन। उसको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी, हमने लॉ में भी पढ़ा था क्या होता है उसको, जैसे जैसे एक एक एक्स्ट्रा यूनिट बाय करता है, सॉरी बाय नहीं, एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करता है, वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी कम कम होती है। देखो पहले यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी, 30, दूसरे की 28, फिर 26, 24, 22, 20, 18, बराबर, धीरे 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 वो कम हो रही है। मुझे बताओ प्राइस भी ऐसी कम ज्यादा होती है क्या? हाँ हाँ, कौन बोल रहा है, अरे नहीं होती है ना। आप जाते हो कभी भी शॉप पे,
तो आपने अगर बोल दिया कि मुझे एक फंटा की बोतल दे दो, उसने बोल दिया कि ये ले 35 रुपीज की, आपने बोला मुझे और एक चाहिए, बोलेगा ये 35, आपने और एक मांगा और 35, प्राइस तो वही रहेगा ना, प्राइस कम नहीं होगा, राइट, अनलेस एंड अनटिल यू आर गोइंग टू होलसेल शॉप। वो सब एक्सेप्शन यहाँ पे कंसिडर मत करो, यहाँ पे सिंपल मार्केट कंसिडर करो। यहाँ पे 35 रुपए की वो फंटा की बोतल है तो 35 की मिलते रहेगी आपको, करेक्ट। तो प्राइस चेंज नहीं होगी, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी कम 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 हो रही है। तो सबसे पहला यूनिट जब लिया आपने, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी उसमें 30, एक सेकंड यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये देखो, हाँ, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है 30, आप प्राइस कितना पे कर रहे हो इसके लिए 20 रुपीज, तो आपका सरप्लस कितना है 10, मतलब यू आर विलिंग टू पे रुपीज 30 एंड यू आर एक्चुअली, यू हैव टू एक्चुअली पे ओनली 20 रुपीज। आपको लग रहा है कि प्रोडक्ट की वर्थ 30 रुपए है मेरे लिए अभी, गेटिंग मी और नॉट, आपको लग रहा है 30 रुपए का प्रोडक्ट है, आपको मिल रहा है 20 रुपए में, ये तो सस्ता हो गया आपके लिए, 10 रुपए का फायदा है, आप तो तुरंत ले लोगे उसके, राइट, फटाफट उसको ले लोगे आप, करेक्ट, 30 का ही। नेक्स्ट यूनिट मिल रहा था आपको 28 का, आपका अभी भी प्राइस से ज्यादा है। नेक्स्ट यूनिट मिल रहा है 26 का, अभी भी वो प्राइस से ज्यादा है। नेक्स्ट यूनिट 24 का मिल रहा है, अभी भी वो प्राइस से ज्यादा है, आप अभी तक परचेस कर ही रहे हो उसको। अगला यूनिट आपको 22 की मार्जिनल यूटिलिटी दे रहे, करेक्ट। अभी ये मार्जिनल यूटिलिटी 22 की, अभी आपकी प्राइस है 20, आप अभी भी परचेस करोगे, अगला यूनिट आपको मार्जिनल यूटिलिटी दे रहा है 20 की, आपको वैल्यू मिल रही है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 20 का, और प्राइस आपको 20 है, अभी भी आप लोगे, क्योंकि यू आर एट दिस सिचुएशन, यू आर एट कंज्यूमर सरप्लस, यू आर एट कंज्यूमर सरप्लस। ये टेबल अपन बनाने वाले हैं बाद में नोट्स में अपने। तो आपको यहाँ पे मिल रहा है कंज्यूमर सरप्लस, यहां तक आप परचेस करोगे। अब जैसे यहाँ पे देखो आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है सिर्फ 18 की, ठीक है, सिर्फ 18 की, और आपको प्राइस पे करना है 20, अभी आप बाय नहीं करोगे, यू विल नॉट बाय इट्स, क्योंकि आप बोलोगे कि अभी मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कम है, मेरी प्राइस ज्यादा, यू विल नॉट बाय, राइट। तो दिस इज द सिचुएशन व्हेन यू विल अवॉइड बाइंग। तो यहां पे क्या होगा, 18 इज लेसर देन 20, ये सब जगह ये हायर था, राइट, ये ज्यादा था, ये ज्यादा, ये ज्यादा, ये ज्यादा, ये ज्यादा, यहां तक आपने परचेस किया, ये यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी इज लोअर देन प्राइस, सो हियर यू विल नॉट बाय इट, है ना, यू विल नॉट बाय। कहां तक बाय किया आपने, 1 to 2 तक, यहां तक आपने यू बॉट, यहां तक आपने परचेस किया। 7th यूनिट आपने परचेस नहीं किया क्योंकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम है, करेक्ट। हम जो नोट्स बनाने वाले हैं वो सिर्फ इतना नहीं है, इसके अंदर अपने को कर्व बनाना पड़ता है और एक सिचुएशन एडवांस। मैं भी बोल के रख रहा हूँ आपको, क्यों क्यों आपको ध्यान देना है, आपको लगेगा इतना मैंने देख लिया तो हो गया, मेरा आगे का वीडियो नहीं भी दिखूंगा तो चल जाएगा। इसके अंदर अगर प्राइस कम हो गई ना तो ये पूरा टेबल चेंज हो जाता है, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस चेंज हो जाता है, उसकी वजह से आपका कर्व भी चेंज होगा, वो भी सिचुएशन हम देख लेंगे, ठीक है। चलो अब आओ नोट्स के ऊपर, वहां पे अपन ये सब प्रैक्टिकली एक एक चीज करके देखेंगे, आपको कर्व भी बनाएंगे अपन उसके अंदर, ठीक है। चलो, हाँ, सबसे पहले एक दो तीन चीजें नोट कर लो, लिख लो, कंज्यूमर सरप्लस किसने प्रोपोन किया है, कंज्यूमर सरप्लस अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल इसके कर्ता धर्ता है, राइट, कर्ता धर्ता अल्फ्रेड मार्शल है कंज्यूमर सरप्लस के। दूसरी चीज लिखना है, इसका यूज कहाँ पे होता है अपने को, इसका यूज होता है गवर्नमेंट को पॉलिसी पॉलिसी मेकिंग के अंदर यूज होता है, और फर्म्स यानी कि बिजनेस फर्म्स को डिसीजन मेकिंग के अंदर, कि मैंने प्रोडक्ट की प्राइस कितनी रखनी चाहिए मैंने, ये डिसीजन मेकिंग के अंदर, सॉरी सॉरी सॉरी, डिसीजन मेकिंग के अंदर इसका फायदा होता है कंज्यूमर सरप्लस का। तो यहाँ पे इसका यूज है, ठीक है, दो चीजें हो गई। अभी प्रैक्टिकली अपने को समझना है कि ये कंसेप्ट क्या होती है कंज्यूमर सरप्लस। आगे नीचे हेडिंग डालो, कंज्यूमर सरप्लस
टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। मैं जैसे बना रहा हूँ नोट्स वैसे बनाओ, आप पहले नहीं भी बनाए तो चलेगा। यहाँ पे लिखना है अपने को कंज्यूमर सरप्लस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे यूनिट, फिर हम लिखेंगे एमयू, फिर हम लिखेंगे प्राइस, फिर हम लिखेंगे कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, एकदम अच्छे से ध्यान दो, मुझे यहाँ पे आपको बहुत कुछ बताना है, आप पहले प्लीज मत लिखना इसको, आपको ध्यान में आएगा कि जगह कैसे कैसे छोड़नी है, क्या क्या लिखना है। मान लो आपका ये यूनिट एक बार लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, सेम एग्जांपल लेंगे अपन, 30 28 26 24 22 20 18। प्राइस है आपकी 20 20 20 20 20 20 20। कंज्यूमर सरप्लस यहाँ पे है 10 8 6 4 2 0, और यहाँ पे कुछ नहीं, माइनस लिखने की जरूरत नहीं कि कंज्यूमर सरप्लस नहीं है, ये बोलेंगे हम लोग इस पे। ठीक है, अब इसको अगर मैं ग्राफ पे बनाऊंगा, समझो, ठीक है, यहाँ पे हम यूनिट्स बना रहे, यहाँ पे है यूनिट्स, यहाँ पे है एमयू एंड प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस, ठीक है, एंड प्राइस। तो यहाँ पे है मान लो 2, यहाँ पे है 4, नहीं 2 4 से नहीं स्टार्ट करेंगे अपन, अपने को चाहिए कितना, ये 18 से आगे चाहिए ना। एक मिनट में थोड़ा सा इसको एडजस्ट करता हूँ। इसको अपन बोलेंगे एमयू एंड प्राइस, एमयू एंड प्राइस। हम लोग चालू करते हैं 16 से, ठीक है, 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30। सबसे पहले एमयू के पॉइंट अपन ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एमयू के करेंगे पॉइंट प्लॉट। देखो पहला यूनिट है, अच्छा यहाँ पे यूनिट्स भी लिख लो, एक है 1 2 3 4 5 6 7, ये सब यूनिट एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 ठीक है। एमयू के सारे पॉइंट प्लॉट करेंगे, पहला यूनिट जो इसको एमयू मिल रहा था 30 का, दूसरे को मिल रहा है 28 का, तीसरे को मिल रहा है 26 का, बहुत दूर दूर हो रही है, एक मिनट, ये जाएगा ऊपर, यहाँ पे जाएगा ये 30, फिर ये यहाँ पे आ रहा है 28, फिर तीसरा यूनिट आ रहा है 26, फिर चौथे को 24, पांचवा 22, छठा 20,
20 और सातवां 18। हाँ, ये बन रहा है। ठीक है, ठीक है। ये क्या बन गया आपका एमयू, ये क्या बन गया एमयू। ठीक है, हम इसको चेंज करते रहेंगे, इसके लिए अभी आप कुछ भी मत बनाओ। इसके अंदर बहुत कुछ रखना है अपने को, मॉड्यूल में भी आपको समझाया, बट उन्होंने अलग अलग सिचुएशन ली, उसको कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल है। हम एक ही जगह पे सब कुछ कवर करने वाले, सो प्लीज बी पेशेंट, और ये सब कुछ होने के बाद ही बनाना। इसके साथ साथ मुझे अभी प्राइस की भी लाइन बनानी पड़ेगी, ये समझने के लिए आपकी कहाँ पे बाय कर रहे हो कहाँ पे नहीं, कंज्यूमर सरप्लस कितना है कहाँ पे, वो सब समझने के लिए, राइट। तो सुनो, दूसरी लाइन बनाएंगे प्राइस की। ठीक है, दूसरी लाइन बनाएंगे प्राइस की। प्राइस कितनी है 20, तो सारे के सारे यूनिट की प्राइस 20 है। पहले भी यूनिट की प्राइस 20 है, सेकंड की भी 20, थर्ड की भी 20, फोर्थ की, फिफ्थ की, सिक्स की, सेवन की, सबकी प्राइस कितनी है 20। तो मैं सिंपली ये सीधे ऐसे लाइन बनाऊंगा तो चलेगा क्या? यस, इट इज अलाउड। तो ये बन गई मेरी प्राइस की लाइन, बराबर। आगे भी इसको खींच सकता हूं मैं, ये है मेरी प्राइस की लाइन। आप मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, ये इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके यहाँ पे जोड़ दूं, ठीक है, इसको मैं ऐसा जोड़ दूं, क्योंकि 0 यूनिट के लिए कंज्यूमर सरप्लस बहुत ज्यादा हाई रहेगा ना, कुछ भी नहीं है वहां पे ना, तो मैं उसको ऊपर टच कर दूंगा इसको। तो अभी देखो, ये देखो, ये जो मेरा पूरा गैप बच रहा है, इसको इसी कलर के साथ में ही करेंगे, एक सेकंड। ये जो मेरा गैप है, ये जो मेरा गैप है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? थोड़ा देखो इस ग्राफ की तरफ और बोलो मुझे कि इसको क्या बोलेंगे। मैं इसको भी यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच कर देता हूँ तब तक, एमयू की लाइन को। एमयू पूरा ऐसे बनेगा, राइट। चलो, तो इस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? इस ट्रायंगल में ये जो गैप बन रहा है पूरा, ये जो स्पेस है, इसको क्या बोलेंगे? समझो, ये प्राइस की लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये प्राइस की लाइन है ये, और ये है एमयू, राइट। तो ये इससे ज्यादा है। जब भी एमयू इज मोर देन प्राइस, क्या होता है ये बच्चों? ये होता है कंज्यूमर सरप्लस, बराबर। ये क्या है मेरा? कंज्यूमर सरप्लस है। तो ये जो पूरी लाइन है ना, ये जो पूरा गैप है, ये सारा जो गैप है, ये है मेरा कंज्यूमर सरप्लस। ये क्या है? कंज्यूमर सरप्लस। एंड दिस इज द रीजन कि ये जो मेरी एमयू की लाइन है ना, एमयू, ये वाली, ये जो मेरी एमयू की लाइन है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है पता है क्या? ये रिप्रेजेंट करती है डिमांड कर्व को। किसको रिप्रेजेंट करती है? डिमांड कर्व को। क्यों डिमांड कर्व को? क्योंकि डिमांड कर्व भी तो यही बोलता है ना कि आप कितना बाय करोगे, आप, वो क्या है? डिमांड कर्व है। तो प्राइस के ऊपर जितना है उतना आप बाय करोगे, प्राइस के नीचे जो इसको बाय नहीं करोगे। तो एमयू की ही लाइन को हम क्या बोल सकते हैं? डिमांड कर्व भी बोल सकते हैं हम लोग। क्योंकि मैं ये फर्स्ट यूनिट बाय कर रहा हूँ, सेकंड बाय कर रहा हूँ, थर्ड बाय कर रहा हूँ, फोर्थ बाय कर रहा हूँ, फिफ्थ बाय कर रहा हूँ, सिक्स बाय कर रहा हूँ। तो मेरा यहां तक की जो लाइन है मेरी, ये यहां तक, तो यहां से जो स्टार्ट हो रही है और ये धीरे 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 करके ये यहाँ पे जो आ रही है, ये इसको हम बोल सकते हैं ये है डिमांड कर्व। ये क्या है मेरा? डिमांड कर्व, करेक्ट। हाँ, अभी जो मुझे समझाना है आपको एडवांस पार्ट, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी यहाँ तक तो समझ गए आपको कि प्राइस के ऊपर का जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंज्यूमर सरप्लस। तो डिमांड ज्यादा है, 6 यूनिट तक डिमांड है आपकी। यस, ये तो समझ गए आपको, 6 यूनिट तक डिमांड है। मैं इसको थोड़ा और एक्सटेंड करता हूं। मैं ये एग्जांपल को एक्सटेंड करके 8वां यूनिट भी यहाँ पे ले लेता हूँ। 8वें यूनिट से एमयू मिल रही है आपको 16 की, ठीक है। और 9वें यूनिट में आपको एमयू मिल रही है, मान लो, नहीं ठीक है, 8वें यूनिट तक ही ठीक है, बस हो गया। चलो, अभी प्राइस थी 20 की, तो यहाँ पे भी आपको कंज्यूमर सरप्लस नहीं मिल रहा था, तो यू आर बाइंग ओनली फर्स्ट 6 यूनिट, 7वां और 8वां बाय नहीं कर रहे थे आप, ठीक है। ये एक सिचुएशन हो गई, सिचुएशन 1, ठीक है। अब हम लेंगे फिर से एक बार लेंगे प्राइस, और फिर से एक बार लिखेंगे कंज्यूमर सरप्लस। मान लो अभी प्राइस कम है,
20 रुपए की जगह अगर प्राइस होती थी 18 रुपए सब जगह, ठीक है, प्राइस होती थी 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18। अब क्या होता था देखो, कंज्यूमर सरप्लस पहले सिचुएशन में होता था 12 पहले यूनिट के लिए, दूसरे यूनिट के लिए होता था 10, तीसरे के लिए 8, चौथे के लिए 6, पांचवे के लिए 4, तीसरे के लिए 2, सॉरी क्या बोल रहे हो, छठे के लिए 2, सातवें के लिए 0 और आठवें के लिए नहीं होता था, वो निगेटिव में चला जाता। अभी देखो 2 मिनट के लिए टेबल की तरफ देख के मुझे बोलो, जब प्राइस 1 थी, यहाँ पे प्राइस 1 बोलो, इसको प्राइस 1 बोलो, इसको बोलो प्राइस 2, इसको ग्राफ पे भी वैसे नाम देंगे अपन, प्राइस 1 ही नाम देंगे इसको, ठीक है, इसको बोलेंगे प्राइस 1, ठीक। ये एमयू को मैं थोड़ा और नीचे ले लेता हूँ, ये है मेरा एमयू, ठीक है। चलो अभी देखो प्राइस टू 18 जब हो गई तब मैं अभी कितने यूनिट बाय कर रहा हूं, अभी मैं बाय कर रहा हूं 7 यूनिट्स, पहले मैं कितने बाय कर रहा था, ओनली 6 यूनिट्स। क्यों? क्योंकि पहले जब प्राइस 20 थी तो छठे यूनिट पे ही मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जा रहा था, करेक्ट, दिस वाज माय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एट 6 यूनिट। बट अभी मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो रहा है 7 यूनिट पे, 18, राइट, 18 की प्राइस पे, जब 18 का एमयू है, कब 18 का एमयू, 7वें यूनिट पे, ये एमयू का सेम है, ये दोनों भी सिचुएशन में, प्राइस 1 और प्राइस 2 दोनों भी केस में, ये समझो मेरा कि आपका ये जो पार्ट है वो सेम है, यूनिट और एमयू ये पूरा सेम है, अभी भी उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। तो 7वें यूनिट के लिए आपको एमयू मिल रही थी 18, प्राइस 1, जब पहले ओल्ड सिचुएशन, पुरानी सिचुएशन में प्राइस थी 20, तब आप इसको बाय नहीं कर रहे थे क्योंकि वो प्राइस ज्यादा हो रही थी आपके एमयू से भी। अभी आपकी प्राइस है 18 और आपको एमयू भी मिल रही है 18, अभी आप बाय करोगे क्या? यस यू विल बाय दिस। अभी आप 7वां भी यूनिट बाय करोगे क्योंकि आपकी जो नई प्राइस लाइन है प्राइस 2, ये बनेगी यहाँ पे 18 पे, ये बनेगी प्राइस 2, ये बनेगी प्राइस लाइन 2। तो अभी आपका कंज्यूमर सरप्लस कहां से चालू होगा पता है? अभी यहां से चालू होगा, ये भी आपका कंज्यूमर सरप्लस का ही पार्ट होगा, दिस विल बी ऑल्सो पार्ट ऑफ योर कंज्यूमर सरप्लस, राइट। तो अभी आपकी डिमांड कहां तक है? अभी आपकी डिमांड यहां तक है, 7वें यूनिट तक है, 7वें तक, समझ आ रहा है आपको? पहले आपकी डिमांड कहां तक थी? छठे तक थी, ये यहां तक थी, 6 यूनिट तक थी पहले आपकी डिमांड। अभी आपकी डिमांड कहां पे? आपकी डिमांड अभी है 7वें यूनिट के लिए भी डिमांड क्रिएट हो जाएगी आपकी अभी, ठीक है, यहाँ पे आएगा 7वां, ठीक है, आ रहा है क्या ध्यान में? तो हमने डिमांड के अंदर पढ़ा था कुछ कि व्हाई लॉ ऑफ डिमांड वर्क्स, व्हाई लॉ ऑफ डिमांड वर्क्स, उसके अंदर एक ये था, अच्छा व्हाई लॉ ऑफ डिमांड वर्क्स, उसको क्या नाम था? रेशनल, रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के अंदर अगर याद नहीं आ रहा तो पन्ने पलटाओ, मैं आपको बोलता हूँ साथ साथ में, आप देख लो, देखोगे तो तुरंत याद रहेगा। रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के अंदर वन ऑफ द रीजंस व्हाई लॉ ऑफ डिमांड वर्क्स वाज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसकी वजह से हमको वहां पे हमने देखा था कि अगर प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम होती है, अगर प्राइस कम हुई तो डिमांड बढ़ती है। यहाँ पे देख लो आप, मार्जिनल यूटिलिटी धीरे 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 कम हो रही है। मैंने तो वहां पे भी बोला था आपको रैशनल के टाइम पे कि कंज्यूमर सरप्लस और मैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये जब पढ़ाऊंगा, जब सेकंड यूनिट पढ़ाऊंगा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, तब इसको मैं और ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा आपको। तो देखो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी कैसे हो रही है, कम कम हो रही है हर एक यूनिट की, 30, 28, 26, 24, 22, 2018, उसमें कोई फर्क नहीं है। 8वें यूनिट की 16 है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब आप प्राइस 1 से प्राइस 2 पे शिफ्ट हो गए, 20 से जब प्राइस 18 हो गई, तो पहले आप 6 यूनिट ले रहे थे, अभी आप ले रहे हो 7 यूनिट। पहले कितने ले रहे थे? 6, अभी कितने ले रहे हो? 7। क्यों लिए 7? क्योंकि पहले 7वें यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी जब 18 थी तब प्राइस 20 थी और 20 रुपए प्राइस थी जो 18 से ज्यादा थी, इसलिए आप बाय नहीं कर रहे थे। बट अभी क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी 18 उतनी ही है 7वें यूनिट की, पहले भी 18 थी अभी भी 18 है, लेकिन अभी प्राइस घट के 20 की 18 हो गई। तो प्राइस 20 की 18 होने की वजह से अभी वो 18 रुपए पे आपका इक्विलिब्रियम हो गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, एंड नाउ यू आर बाइंग वन एडिशनल यूनिट। जो पहले आप सिर्फ 6 ले रहे थे अभी 7 ले रहे हो,
क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज एट 18 रुपीज एंड नॉट एट 20। इसके अंदर अगर एक छोटा सा डाउट आपको आया कि सर मार्जिनल यूटिलिटी मतलब रुपी के फॉर्म में होती है क्या, आपने तो यूटिल्स के फॉर्म में बोली थी, तो बच्चों कंज्यूमर सरप्लस के लिए एक अजम्पशन है कि मार्जिनल यूटिलिटी इन दिस कॉन्सेप्ट, मार्जिनल यूटिलिटी इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ रुपी, इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है 30, 20, 26, 28, 24, 22, ये सब रुपी के फॉर्म में, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी की वर्थ बताइए आपको, एक तरीके से रुपी के फॉर्म में उसकी वर्थ बताइए। ठीक है, तो आ रहा है ध्यान में। इसकी वजह से क्या होता है, अगर प्राइस कम हो गई, देखो यहाँ पे प्राइस कम हुई ना, 20 से 18 हुई, तो डिमांड बढ़ गई आपकी 6 से 7 पे गई। ठीक है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट में हम लिख लेंगे क्योंकि बाद में आपको याद आना चाहिए कि हम क्या कर रहे थे। बाद में जब नोट्स पढ़ोगे तो 2-3 लाइन लिखेंगे एंड देन आई विल गिव यू टाइम। ठीक है, अभी आप कुछ नहीं लिखेंगे, अभी आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पे मैं ऑब्जर्वेशंस आपको एक 2-3 लिख के दूंगा। ऑब्जर्वेशंस, फर्स्ट, MU इज डिमिनिशिंग। ठीक है, MU इज डिमिनिशिंग। सेकेंड, या इसी में लिख लो आगे, प्राइस वन इज 20, प्राइस 2 is 18. When price 1 is 20, the consumer equilibrium ये पूरा लिखेंगे आप, consumer equilibrium is at 6th unit. So consumer will buy 6 units. ठीक है, तीसरा लिखो, when price 2 is 18, consumer equilibrium is at, सॉरी मैंने यहाँ पे उल्टा लिखा, हाँ बराबर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज एट 7 यूनिट। सो कंज्यूमर विल बाय 7 यूनिट्स, बराबर। कंज्यूमर यहाँ पे 7 ले रहा है यूनिट्स, यहाँ पे 6 ले रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, फोर्थ, द शेडेड एरिया that is the area above price line and below MU line, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी लाइन, बिलो MU लाइन। ठीक है, द एरिया अबव प्राइस लाइन एंड बिलो MU लाइन and below MU line represents consumer surplus। तो आया ध्यान में। चलो अभी बनाओ ये पूरा टेबल, ये बनाओ, ग्राफ बनाओ, और उसके बाद में फिर ये ऑब्जर्वेशन लिख लो। चलो ठीक है, आ रहा है ध्यान में। आपको ये टेबल बनाने के बाद में यहाँ पे सब जगह ये ऐसे ही पूरा हाईलाइट करना है इसको। ये जो आपने 20 और 0 को हाईलाइट किया है यहाँ पे, वैसे इसको हाईलाइट करो, एक छोटा सा रेक्टेंगल बना के, क्योंकि आपको ध्यान में आएगा कि यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। सेकेंड सिचुएशन में इसको हाईलाइट करो, क्योंकि आपको यहाँ पे ध्यान में आना चाहिए कि यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, राइट।
पॉसिबल हुआ तो दो पेन यूज करो, पॉसिबल नहीं होगा तो एक जगह पेन एक जगह पेंसिल यूज करो। प्राइस लाइन 1 से जो बनाएंगे, जिस पेन से बनाओगे, जिस कलर में बनाओगे, ये शेडिंग भी उसी कलर में बनाओ, ये वाली शेडिंग पूरी। और प्राइस लाइन 2 जिस इंक से या जिस पेंसिल से बनाओगे, ये वाला पार्ट जो है शेडिंग वाला, ये वाला, ये उसी से बनाओ। तो आपको वो भी ध्यान में आएगा कि ये पार्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, जो प्राइस लाइन 1 में ऐड नहीं हो रहा था। बराबर है, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। करेक्ट। तो ये पार्ट एडिशनल बना। तो फिर आपको ध्यान में आएगा कि ये जो इतना जो ट्रायंगल है हमारा, ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है बिकॉज ऑफ प्राइस लाइन 1। ध्यान में आएगा आपको, ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ क्योंकि प्राइस लाइन 1 की वजह से, और प्राइस लाइन 2 की वजह से ये इतना बड़ा ट्रायंगल फॉर्म होता था, ये यहां से। समझ आ रहा है? दिस इज अ ट्रायंगल विच इज फॉर्मिंग ड्यू टू प्राइस लाइन 2। समझा? तो ये आपको ध्यान में आना चाहिए, और उसके वजह से प्राइस बढ़ती है, सॉरी डिमांड बढ़ती है। जब प्राइस 20 थी तो डिमांड यहां तक थी, मतलब 6 यूनिट तक। जब प्राइस कम हो गई तो डिमांड बढ़ के 7वें यूनिट तक चलेगी, ये यहां तक। समझा? ये यहाँ पे है डिमांड। तो ऐसे डिमांड बढ़, आपको लगा ये इस पॉइंट से तो ये नीचे है ना, ये तो नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा बच्चों। डिमांड बढ़ने के लिए राइट साइड में जाना है, ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। तो छठा पॉइंट यहाँ पे है, ये यहाँ पे, 7वां पॉइंट यहाँ पे। तो राइट साइड जितना ज्यादा जाएंगे राइट साइड की तरफ, उतना डिमांड बढ़ रहा है आपका। ठीक है, क्योंकि यूनिट कैसे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, आगे 8 होता था, 9 होता था, वो आगे होते थे। बराबर। तो राइट साइड की तरफ गए मतलब डिमांड बढ़ गई, छठे से 7वें यूनिट पे गए मतलब डिमांड बढ़ गई। डिमांड इसलिए बढ़ी क्योंकि प्राइस कम हो गई। प्राइस कम हो गई है, यस, ये 20 से 18 हो गई। यहाँ पे देखो एक मिनट, ये हो गई 20 से 18 पे गई। करेक्ट। तो ये 20 से 18 पे गई मतलब कम हो गई प्राइस, है ना? क्योंकि इस वाई एक्सिस पे नीचे आना मतलब कम होना है, और ऊपर जाना मतलब बढ़ना है। राइट। वाई एक्सिस पे क्या है, एमयू एंड प्राइस है। तो 20 से 18 पे आ रहे हैं मतलब नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं मतलब प्राइस कम हो गई, इसके लिए डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि हम डिमांड के इसमें राइट में जा रहे हैं। तो नीचे आए मतलब प्राइस कम, राइट साइड में गए मतलब डिमांड ज्यादा। तो इस पॉइंट से जब इस पॉइंट पे गए हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्राइस भी कम होगी क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं, और डिमांड भी बढ़ी क्योंकि हम राइट में भी जा रहे हैं। समझ आ रहा है क्या? चलो, तो एकदम अच्छे से बनाओ ऐसे। अगर आपकी इसमें एक इसमें नहीं हो रहा है, एक साइड में टेबल एक साइड में ग्राफ, तो ऊपर टेबल बनाओ नीचे ग्राफ बनाओ, वो भी चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो। तो जब तक आपका ये बन नहीं जाता तब तक आप ये पॉज करो वीडियो। करेक्ट, ये फालतू में वीडियो बड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे प्लीज पॉज दिस वीडियो, और ये पॉज करके आप देखो। ठीक है, आप ये बनाओ पहले। हो गया ये बनाना? ये अगर बनाना हो गया होगा अभी, करेक्ट, नहीं हुआ तो अभी पॉज करके आप बना सकते हो इसको। अगर हो गया होगा तो वीडियो चालू करो, फिर मैं आपको ये नीचे का पार्ट बताता हूँ जिसके अंदर हमने ऑब्जर्वेशंस लिखे हैं। इसके बाद में ये ऑब्जर्वेशंस लिख लो। अभी पॉज कर लो ये वीडियो, और ये ऑब्जर्वेशंस लिखो। प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट द ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, चलो। अगर ऑब्जर्वेशंस हो गए होंगे तो फिर अभी वीडियो प्ले करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर हो गए होंगे ऑब्जर्वेशंस तो प्लीज प्ले द वीडियो। एंड नाउ आई एम जस्ट कंक्लूडिंग कि ये हमारा हो चुका है। अभी अभी हम आज रुक जाएंगे इतना होके। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले कंज्यूमर सरप्लस के एप्लीकेशंस क्या है और लिमिटेशंस क्या है, वो दोनों हो जाएंगे एक साथ में, इतना वो बड़ा नहीं है। सबसे मेन पार्ट कंज्यूमर सरप्लस का यही है, ये जो टेबल और ग्राफ है ना, ये समझना सबसे बड़ा पार्ट है। आप अगर मॉड्यूल देखोगे ना तो यही समझना सबसे मुश्किल लगेगा आपको भी। करेक्ट, हमारे फिजिकल क्लास में भी यही प्रॉब्लम होता है बच्चों को, यही पार्ट नहीं ध्यान में आता है जल्दी, टेबल और ग्राफ। तो इसके लिए मुझे ये आपके सामने बनाना था कि कैसे बन रहा है शेडेड एरिया, कैसे एक्स्ट्रा हो जा रहा है प्राइस 2 आने के बाद में, वो सब कुछ। सो ये बना लो, ऑब्जर्वेशंस लिखो, एंड नाउ वी विल कंक्लूड कि आज का हमारा पार्ट हो चुका है कंज्यूमर सरप्लस। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लुक एट
एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस। ओके, तो एक बार कंटेंट पे आते हैं हम लोग। ये देखो, सो नाउ वी आर डन विथ 2.6 कंज्यूमर सरप्लस मॉडल। आप पढ़ लो आगे का पार्ट, ज्यादा कुछ है नहीं, मैंने जो भी वर्डिंग्स पढ़नी चाहिए थी मॉडल में से वो पढ़ा दी। मॉडल में आगे वही है, ये टेबल और ग्राफ दिया है, और मॉडल में वो सब पॉइंट देते हैं कि Q1 वो सब कुछ, और वो सब समझाना और समझना दोनों में मुश्किल है। ये जब तक लाइव प्रोसेस सामने नहीं होती तब तक ये ध्यान में नहीं आता कि ये ग्राफ कैसे बना, कौन सी लाइन किधर जा रही, कौन सी लाइन कहाँ से आ रही, शेडेड पार्ट कहाँ से बन रहा, वो Q1 Q2 P1 P2 वो सब पढ़ के नहीं ध्यान में आता। तो इसके लिए मैंने आपके सामने वो पूरा ग्राफ बनाया, आपके सामने टेबल बनाया, जानबूझ के पहले सिचुएशन 1 ली, सिर्फ उसका ग्राफ बनाया, सिचुएशन 2 पूरी बाद में बनी। हमने ऐसा भी नहीं करा कि टेबल में पूरा सिचुएशन 1 और 2 दोनों एक साथ बना लिया फिर ग्राफ पे जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं किया। पहले सिचुएशन 1 बनाई टेबल पे, उसको तुरंत ग्राफ पे प्लॉट किया, फिर उसके बाजू में सिचुएशन 2 बना के उसको ग्राफ पे प्लॉट किया, राइट। सो ये लाइव जब होता है तो ध्यान में आता है, करेक्ट। आपके सामने जब लाइंस बनेंगी, ग्राफ बनेगा, एरिया शेड करेंगे अपन, हाईलाइट करेंगे, तो वो पूरा ध्यान में आएगा। So now we have understood the consumer surplus. In the next video, we will see applications of consumer surplus and limitations of consumer surplus. अगर possible हो तो एक वीडियो में, नहीं तो 2 वीडियो में, लेकिन ये ज़्यादा 2 वीडियो से बड़ा नहीं जाने वाला ये। So maximum 2 वीडियोस के अंदर ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा, एंड देन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, और फिर ये बजट लाइन। तो ये जैसे मैंने पहले आपको बोला था कि ये यूनिट इतना बड़ा नहीं है, जैसे पहला यूनिट था डिमांड बहुत बड़ा था, तो ये इतना बड़ा नहीं है। ये इसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा 4 to 5 वीडियोस के अंदर, मैक्सिमम 5 वीडियोस के अंदर ये पूरा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पूरा हो जाएगा। मेरी कोशिश तो ये रहेगी उससे कम इसमें खत्म करूँ, उससे जल्दी, ताकि ये आसान आसान पार्ट आपका जल्दी जल्दी हो जाए, खत्म हो जाए, राइट। सो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।